नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर सतीश त्यागी, जो देश के जाने माने संपादक है, पत्रकार है, लेखक है, विश्लेषक है और टिप्पणीकार है। आज डॉक्टर सतीश त्यागी के साथ बात ऐसे बड़े मुद्दे पे करेंगे जो एक बजे के बाद सुर्खियों में अचानक आया। राहुल गांधी संसद से निकले और उन्होंने एकदम से कहा कि ओम बिरला साहब जो स्पीकर है लोकसभा के, वो उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। 7-8 दिनों से उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और ये लोकतांत्रिक परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोकहित के मुद्दे उठाना चाहते हैं। लेकिन ओम बिरला साहब ने लंच से पहले जिस तरह से जो बातें कही है, वो एक बार कहना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ इस पे चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे जो ओम बिरला साहब ने कहा है, पहले उसको हम आपको बता देंगे कि ओम बिरला साहब अचानक से बोलना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता का उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में कई, यानी कि ओम बिरला के संज्ञान में कई ऐसी घटनाएं हैं, यह सदस्य और उनके आचरण संसद की उच्च परंपरा के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, मां बेटी और पति पत्नी सदस्य रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मेरी नेता प्रतिपक्ष से यहां मैं आपको बताऊं कि ये सीधा संबोधन राहुल गांधी के लिए था कि मेरा इस परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से ये अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का 349 नियम के तहत सदन के आचरण और व्यवहार करे। सदन में नेता प्रतिपक्ष से विशेष रूप से अपेक्षा की जाती है वे ऐसा आचरण रखे। और इसके बाद अचानक लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने ये सारी बातें कही कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और यहां तक कि उन्होंने कुछ कहा भी नहीं था और वो बोले भी नहीं थे। यह भी राहुल गांधी ने कहा कि ये लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप नहीं है, विपक्ष की आवाज को इस तरह से दबाया जा रहा है। सर, राहुल गांधी जी ने बड़ा हमला बोला है सीधा लोकसभा स्पीकर पे। देखिए, बिल्कुल सही राहुल गांधी ने कहा और देश उनकी भाषा को समझ रहा है। असल में प्रदीप जी, आप ये देखिए कि आज इस देश में ओम बिरला और जो अपने धनखड़ जी हैं राज्यसभा के सभापति, उनके नाम से आम आदमी भी परिचित है। एक जी दौर था जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे दे रहे थे, उनको पता होता था लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, या पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग जानते थे। आम आदमी का इनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ओम बिरला जी ने अपने पद को और अपने व्यक्तित्व को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। और इन दो लोगों के विषय में इतनी ज्यादा चर्चा होती है इस देश में, जब जब भी सदन चलता है, धनखड़ जी और ओम बिरला जी, इनके व्यवहार को लेके, इनके आचरण को लेके पूरे देश में एक बहस छिड़ जाती है, जो पहले कभी होता नहीं था इस तरह की बातें। अब ओम बिरला जी का तो आप देखिए, उनके जो उनकी देह भाषा है, वो ऐसा लगता है जैसे अंदर से बड़े क्रोधित होके आते हैं राहुल गांधी को पर हमला बोलने के लिए, बड़े चिड़चिड़े से। और शायद राहुल गांधी का चेहरा देखते ही उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आज तो आपने देखा, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं था और जी बोलने से पहले ही उन्होंने वो भाषण देना शुरू कर दिया कि अपेक्षा की जाती है उच्च मापदंडों की, वो मर्यादा रखनी चाहिए। असल में उच्च मापदंडों की रक्षा का दायित्व तो खुद स्पीकर का अपना है। अगर वो उनका ही आचरण गरिमामयी नहीं है, अगर वो ही मूल्यों के पे आधारित अपना व्यवहार नहीं कर रहे, तो वो कैसे अपेक्षा करते हैं कि आम सदस्य ऐसा करेंगे। लेकिन सदस्य तो करेंगे, सदन होता इसलिए कि बहस मुबाहिस होंगी, हल्ला गुल्ला होगा। अब ये उनका दायित्व है कि वो अपने आप को ये सिद्ध करें कि वो निष्पक्ष हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो एक दौर था आजादी के बाद से, जो लोकसभा अध्यक्ष होते थे वो ठीक ठाक उनका आचरण होता था। देखिए, ये तो तय है कि जो भी सत्ताधारी दल है वो ये अपेक्षा करेगा कि एक ऐसा व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर हो जो उनके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट एटीट्यूड रखता हो। तो ये 1992 तक तो ये समस्या नहीं आई, उस तरह के लोग रहे। अब जब से ये मिली-जुली सरकारें आई, तो आपने देखा होगा कि जो सत्ताधारी दल जिसकी सीटें सबसे ज्यादा होती थी, उससे इतर लोग लाए जाते थे। जैसे बाल योगी आए थे एक जमाने में, जी और आपके अब पी ए संगमा आए थे। तो जी लेकिन अब हो क्या रहा है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, तो वो
इस तरीके के व्यक्ति को चयन करती है। ओम बिरला तो दूसरी बार सदन में आए थे, उनको लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया और उनका आचरण या उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा लगा भाजपा को, जबकि अच्छा नहीं था, कि उन्होंने दोबारा उनको ये मौका दे दिया कि आप ही चलाइए। तो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय केंद्र की सरकार में है, उसको आप सब जानते हैं कि उसको असहमति स्वीकार्य नहीं है और वह इस तरह का माहौल बना देते हैं कि कोई भी विपक्ष का सदस्य ये बातें ना कर सके। और विपक्ष केवल राहुल गांधी नहीं, जो और अन्य दल है उनके सांसदों के साथ भी यही आचरण रहता है। और प्रतिपक्ष का जो नेता है उसको वो उतना ही बड़ा नेता है जितना सदन का नेता है, जी दोनों बहुत जरूरी हैं। और उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, तो उनको तो ये अपेक्षा की जाती है कि जब वो बोलने खड़े होते हैं उनको पर्याप्त समय दिया जाए और मुद्दों पर आधारित जो भी वो बातें कर रहे हैं उनके माध्यम से बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा। अगर केवल सत्ता की ही आवाज देश सुनेगा तो उससे तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो विपक्ष का बोलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष के नेता के रूप में वो भी सैकड़ों सांसदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि एक तो उनके यहाँ एक सिस्टम है कि सूचना आई सोचना बंद। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल मंत्र है कि वहां दिमाग का एप्लीकेशन नहीं होता। तो ऐसे ही लगता है मेरे को तो कि जैसे ओम बिरला को जब सदन में भेजा जाता है तो एक चाबी भर के भेजा जाता है कि आपने इतनी देर बोलना है, इन मुद्दों पे बोलना है। तो वो तो सरकार के पक्ष में उनका पलड़ा पूरी तरह झुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले इस तरह के अध्यक्ष नहीं हुए। अगर लोकसभा अध्यक्षों की आप अतीत की बात करें तो हमारे यहाँ बलराम जाखड़ हुए हैं। जी जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो बलराम जाखड़ को 2 कार्यकाल मिले थे। एक कार्यकाल में तो वो ठीक ठाक रहे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में तो खुल्लम खुल्ला वो जो सत्तारूढ़ दल था उसके पक्ष में आ गए। उनके इस रिकॉर्ड को, पक्षपात के रिकॉर्ड को तोड़ा अगर किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी की थी सुमित्रा महाजन। जी और आज अगर पूरे देश का जब से आजादी मिली है और गणतंत्र बना है, लोकसभा चली है, अगर इस पूरी सूची को आप देखें तो ओम बिरला जी ने सुमित्रा महाजन के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया और उन्होंने बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। किस अर्थ में? कि उनकी निष्पक्षता पर सवालिया निशान उठे थे और इनकी जो पक्षधरता है वो तो स्वघोषित है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो चीजें जो है बहुत अच्छी दिशा में नहीं जा रही हैं और लोकतंत्र के लिए कोई शुभ चीजें नहीं है। और राहुल गांधी तो सही कह रहे हैं कि अगर वो सदन में नहीं बोलेंगे तो बाहर आके बोलना पड़ेगा। देखिए लोकतंत्र में 2 ही माध्यम है, या तो संसद में बोले या सड़क पे बोले। तो अगर आप सदन में बोलने ही नहीं देंगे और पहले से ही इतने सतर्क हो जाएंगे कि पता नहीं कि क्या कह देंगे आज, और नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं देंगे, तो ये तो एक ऐसी स्थिति है। मैं तो इसको अघोषित आपातकाल तो लोग तो कहते ही हैं, वो सदन में भी है और देश में तो चल ही रहा है। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे सर, उस वक्त भी जी ये मान के चला जा रहा था कि अब क्योंकि बहुमत से पीछे रह गया है आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार नहीं बना पा रही है, तो कम से कम जो है, जैसे आपने कहा कि जब से मिलीजुली सरकारों का गठन होना शुरू हुआ है, तो ये माना जा रहा था कि कम से कम अब की बार जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो अगर भारतीय जनता पार्टी से ना हो तो लोग मान रहे थे कि बेहतर रहेगा, लेकिन अगर बीजेपी से भी होगा तो कम से कम अब की बार कार्रवाई जो है सदन में निष्पक्ष देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पे एक दबाव रहेगा। लेकिन ये मिलीजुली सरकार होने के बावजूद भी दबाव तो किसी तरह का महसूस नहीं किया जा रहा है सर। देखिए भाजपा की जो सरकार है इनको पहले से ही ये खतरा नजर आ रहा था, ये जोखिम नजर नहीं ले सकते थे कि किसी अन्य दल का वो बनाए लोकसभा अध्यक्ष। और मजे की बात यह है कि जो 2 पार्टियां हैं, चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की, उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा आग्रह नहीं किया। आपने देखा होगा जी उस दौर में ये संभावना व्यक्त की जा रही थी, जैसे आपने कहा कि कोई ना कोई लोकसभा अध्यक्ष या तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से आएगा या नीतीश कुमार की आएगा। लेकिन अंदर खाने जो चीजें चली हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल साफ ये कर दिया था कि लोकसभा अध्यक्ष पद हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता था कि जिस तरह का माहौल रहना है अगले 5 वर्षों में, उसमें उनको एक बहुत ही आज्ञाकारी लोकसभा अध्यक्ष चाहिए। और ओम बिरला जो है पूरे पिछले अपने जो उनका कार्यकाल था उसमें इस बात का प्रमाण दे चुके थे कि उनसे बड़ा तो लोग आज्ञाकारी कोई मिलेगा नहीं, और जैसे उनको चलाया जाएगा वो चलेंगे। तो और उस पर वो अभी खरे भी उतर रहे हैं। तो ये कोशिश की गई थी, लेकिन आप देखेंगे कि जो सहयोगी दल हैं जिन पे ये सरकार टिकी हुई है उनका भी अपना कोई अस्तित्व रहा नहीं है। और वो पता नहीं किन दबावों के अंतर्गत हैं। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार का आचरण जिस तरह का, और नायडू जो है वो अपने प्रदेश से बाहर की निकलने की राजनीति करते ही नहीं है। एक तरह का उनका ये संदेश दे रखा है जैसे देश में अभी देखिए कि जब बनी थी गठबंधन की सरकार, बाल योगी आए थे, बाल योगी जी अध्यक्ष बने थे।
जी। तो और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, ठीक ठाक था, उसमें कहीं उन पे इस तरह का हाँ, आरोप नहीं 98 लगे। से 2002 तक बाल योगी अध्यक्ष रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल योगी हो, हाँ चाहे मनोहर जोशी रहे हो और सोमनाथ चटर्जी रहे हो, इन्होंने एक उदाहरण तो रखा है एक लोकसभा अध्यक्ष के तौर पे, जिस तरह से कार्रवाई हाँ। सदन की चलनी चाहिए, नहीं उसका प्रदीप उसको जी, लेके। थोड़ा बहुत झुकाव तो सत्तारूढ़ दल की तरफ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदर्श स्थिति यह है कि जो उस कुर्सी पे बैठा व्यक्ति है वो तनिक भी प्रभावित ना हो किसी भी बात से, और वो ये भूल जाए कि उसका दलगत राजनीति से कोई संबंध रहा है। इसीलिए ये अपेक्षा की जाती है सदन का जब नेता बनता है, लोकसभा अध्यक्ष बनता है, कि वो किसी भी तरह का किसी भी दलगत राजनीति में उसकी रुचि नहीं होगी। लेकिन यह तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है। ओम बिड़ला तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं। ये तो जग ये जाहिर है, देखने को सब तब लोग भी देख रहे मिला हैं। था सर। जी जी जी। ये देखने को उस वक्त भी मिला जब सांसदों की शपथ ग्रहण हो रही थी, और उस वक्त भी जब राहुल गांधी ने इस पे एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री से जब मिले तो बड़े अदब के साथ झुक के मिले, और जी राहुल जी गांधी जी। के साथ जब ओम बिरला ने हाथ मिलाया तो किस तरीके से मिलाया। तो इस पे ओम बिरला की प्रतिक्रिया तो सिर्फ इतनी थी कि आप मुझे मत बताइए कि मुझे कैसा व्यवहार करना है आपके साथ या प्रधानमंत्री के साथ। देखिए, बिड़ला जी तो, बिड़ला एक शब्द होता है हिंदी में, बिरला बिरला है, दुर्लभ है वो। जी जो अब हमारे बिड़ला जी हैं तो इनका तो दूसरा शायद रूप आपको आने वाले सदियों तक भी नहीं मिलेगा जिस तरह का है। चूंकि इनको पता है कि पूरी तरीके से मोदी जी के रहमो करम पे डिपेंड है, इनका अपना कोई वजूद है नहीं, है ना। तो इसलिए ये तो इनमें एक प्रतिस्पर्धा है कि जैसे मंत्रीगण जो आरोप लगाते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, ये भी उस दौड़ में शामिल हो गए कि मैं शायद केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के जो और संगठन के नेता उनसे भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर लूं, और सदन के नेता के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वो इसी तरह की हरकतें कर सकते हैं कि उनको बोलने न दें। और आप ये मान के चलिए कि मुझे ये लगता है कि जब जिस समय ये शाम को फोन वगैरह होते होंगे आपस में, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बधाई भी देते होंगे कि भाई बिड़ला जी, आज आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और आपने बड़े ढंग से जो है भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, और इसका आपको आने वाले वक्त में लाभ मिलेगा। तो एक कंपटीशन हो गया है। तो जी लोकसभा अध्यक्ष जिससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है, उसका कंपटीशन केंद्रीय मंत्रियों से हो रहा है और संगठन के जो एक बड़े गैर जिम्मेवार किस्म के नेता है। मतलब मैं, अगर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सदन में बैठे हुए संबित पात्र हैं ये, जिस तरह का आचरण वो करते हैं उसी तरह की चीजें ये करते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर ये देश के लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा लक्षण नहीं है, और बिड़ला जी को अपनी इस शैली में मुझे लगता नहीं, हम आशा कर सकते हैं कि उनको परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं वो, और ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन ये है कि जब राहुल गांधी आए देश के सामने आकर बोलते हैं तो देश भी इस चीज को महसूस करता है कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। एटलीस्ट आप उनको बोलने तो दीजिए। और आज तो हद ही पार होगी कि बोलने से पहले ही उन्होंने अपना लोकतंत्र के बारे में भाषण दे दिया, वसुधैव कुटुंबकम जो प्रधानमंत्री जी देते हैं, तो वही रटी हुई चीज है, कुछ मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो ये तो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी तो, दायित्व तो लोकसभा अध्यक्ष का है कि वो अपने आचरण से ये सिद्ध करे। अगर वो निष्पक्ष होंगे तो आप देखना सदन कितना अच्छा चलेगा। लेकिन सदन का हर सदस्य जानता है कि ओम बिड़ला, और मजे की बात ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं, जी सत्य को सब जानते हैं। वहां जो लोग बैठ के खिसखिस करते हैं ना, हंसते हैं, वो एक्चुअल में इनकी बेवकूफियों पर और इनकी जो गैर मर्यादित व्यवहार है उस पर भी हंसते हैं लोग। देखिए, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, एक भय का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं उसमें काफी मात्रा में ऐसे ठीक लोग भी हैं जिनको ये लगता है कि यार कहाँ फंस गए हम, ये किस तरह की चीजें हो रही हैं। तो वो दो तरह की हंसी है। एक तो वो जो मूर्खों की हंसी है, वो कहते हैं कि अच्छा बहुत अच्छा करा। अरे एक कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में भी गंभीर लोगों का एक तबका है जिसको ये लग रहा है कि ये चीजें गलत दिशा में जा रही हैं और बिड़ला जी को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है सर, कल हम आरएसएस को लेकर चर्चा कर रहे थे। संघ ने तो पहले भी ये कहा है कि आप विपक्ष को भी उतना ही महत्व दीजिए, और सरकार को ये एक किस्म से आगाह किया था कि आप इसको विपक्ष ना मान के प्रतिपक्ष मान के चलिए, क्योंकि आपके कामों को लेके जिस तरह से ये उजागर करते हैं या जिस तरह से मुद्दों को उठाया जाता है वो निश्चित तौर पर जनहित के ही मुद्दे होते हैं, तो उनके उनकी बात का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सम्मान तो जब होगा जब बात सुनी जाएगी सर। सम्मान नहीं, दरअसल क्या है प्रदीप जी, ये लफाजी है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता
मोदी जी समेत और अमित शाह ये जानते हैं बखूबी कि जो संघ के लोग कह रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। एक अजीब किस्म की इनकी अंडरस्टैंडिंग है। ये इस तरह की जब बात कही जाती है कि प्रतिपक्ष को पूरा सम्मान दो, तो इसका अर्थ वहां ये निकलता है कि सम्मान नहीं देना। देखिए, सार्वजनिक जीवन की भाषा तो यही होगी जो मोहन भागवत जी बोलते हैं, बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं। वो तो कहते हैं कि मुसलमान का डीएनए हिंदुस्तान का डीएनए है और यहाँ सब रहने वाले लोग हिंदू हैं। लेकिन इन चीजों में कोई इसमें कोई जान नहीं है इन बातों में। ये सिर्फ लफाजी है बिना मतलब की। संघ और भाजपा बहुत सारे मुद्दों पे बिल्कुल एक ही तरह की भाषा बोलते हैं और ये एक अंडरस्टूड इनका समझौता हुआ हो रहा था कि हम ये कहेंगे और आप इस पे अपने अब कोई कभी कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि साहब हमने ऐसा नहीं कर। आपको ध्यान होगा कि जब ये गोधरा के कांड हुए थे और अटल जी वहां पहुंचे थे, तो अटल जी ने कहा जी, था राजधर्म निभाने वाली बात। राजधर्म तो निभाने मोदी वाली जी बात। बैठे थे, वो बोले कि सर वही कर रहे हैं, हम्म, वही कर रहे हैं और राजधर्म आप बड़े निभाओ। तो हंसते उन्होंने हुए कहा कहा सर था, वही, मुस्कुराते हुए। हाँ वही कर रहे हैं। तो अटल जी भी इतने सीधे सरल नहीं थे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता हैं, सब एक दूसरे की भाषा को बखूबी समझते हैं। ये जो कहने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए कि भागवत जी ने देखिए कितनी अच्छी बात की है, भागवत जी का बड़ा लोकतंत्र में भरोसा है, कुछ नहीं है। इनको तो जब थोड़ा सा फंस जाते हैं तो उस तरह ये एक अंडरस्टैंडिंग के जरिए अपना व्यवहार करते हैं। और ये लोगों को सिर्फ भ्रमित करने की स्थिति है कि ये संघ तो ये कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए, भाजपा के नेता क्यों नहीं कर रहे। तो भाजपा के नेता कभी मोहन भागवत की भाषा सुन के या उनका उपदेश सुनकर उन पर कोई असर हुआ तो बता दीजिए आप, कभी भी किसी भी बात पे। एक अब महत्वपूर्ण शायद सवाल। जब प्रधानमंत्री जी, जा रहे हैं तो 30 तारीख के बाद शायद कुछ असर हो भी जाए। शायद कुछ असर हो जाए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल एक ये है सर कि आप विचारधारा, आप मुद्दों पे बात कर सकते हैं, आप व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की जो मानसिकता बना के आप आगे बढ़ते हैं, उसको लेके बड़े सवाल उठते हैं। राहुल गांधी या गांधी परिवार को लेके या नेहरू परिवार को लेके जिस तरह की टिप्पणियां और जिस तरह के व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से किया जाता है। आप देखिए, एक दो दिन पहले ही, शायद कल या परसों में, योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा अचंभित करने वाला बयान आया। उन्होंने राहुल गांधी को नमूना बता दिया। आप किसी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हो सकते हैं, आप उसकी नीतियों के खिलाफ हो सकते हैं, आप उनके उठाए गए, विपक्ष के उठाए मुद्दों का जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो मुद्दा उठाया गया है ये सही नहीं, असल आंकड़े ये है, असल तथ्य ये है। लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष को ही टारगेट कर रहे हैं बजाय कि पार्टी की नीतियों के और पार्टी के मुद्दों को। देखिए ना, नीतियों विचारधाराओं से कोई नहीं लेना प्रदीप जी। इनका असली संघर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार से है। जी, कांग्रेस के अंदर इनको आप ये देखिए कि इनके जो पॉलिटिकल आइकॉन है सरदार पटेल का बहुत सम्मान करते हैं ये लोग। और उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा भी बनाई। सरदार पटेल ने अपनी अंतिम सांस कांग्रेस में ली और नेहरू के नेतृत्व में ली। जी, दूसरे व्यक्ति है कांग्रेस के लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी ईमानदारी की बात करते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो तो नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो जी, उन्होंने भी तमाम जीवन नेहरू को अपना आदर्श माना और अपना अपना प्रधानमंत्री माना, अपना नेता माना। तो इनकी लड़ाई असल में मूल में केवल जवाहरलाल नेहरू है। और व्यक्तिगत ये हमले इस हद तक करते हैं कि चूंकि एक तो इनके पास ऑडियंस हो गई है करोड़ों लोगों की, जिनको मजा आता है ये बातें सुनने में, और उसको ये पक्का करते रहते हैं इन चीजों से। अब जो योगी जी ने कहा, अब योगी जी आप ये देखिए, योगी जी को मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक शख्सियत नहीं मानता उस दृष्टि से कि उनकी कोई विचारधारा ही नहीं रही। वो तो संघ से भी नहीं आते। अगर वो कम जी, से कम संघ से आते तो या भाजपा की के मूल सदस्य होते तब भी बात मानी जाती। तो उनकी भाषा तो जब वो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति कर रहे थे गोरखपुर के इर्द गिर्द, और उन्होंने एक हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी, उनकी भाषा तो इस समय तो बहुत संतुलित है। तब तो वो कहते थे कब्र खोद के निकाल लाएंगे। तब तो पूरी तरीके से वो हिंसक भाषण देते थे। और उनसे जी, कोई बहुत अपेक्षा नहीं करता, ना उत्तर प्रदेश के लोग ना देश के लोग, कि वो इस तरह की बात नहीं करेंगे। और वहां भी एक मोदी जी और योगी जी में कंपटीशन चल रहा है। आप जी, देखिए, मोदी जी ने एक क्या है वो सौगाते मोदी, हम्म, जो मुसलमानों को दी जाएगा, गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, जिसमें जी, खजूर होंगी, सेवइयां भी होंगी, कपड़े वगैरह होंगे, ड्राई फ्रूट होंगे, वो दिए जाएंगे। और योगी क्या कह रहे हैं? योगी कह रहे हैं कि 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में एक हिंदू परिवार तो छोड़िए, 50 हिंदू परिवार भी सुरक्षित नहीं रह सकते। सुरक्षित नहीं। ये योगी की भाषा है।
और मोदी जो है वो जेस्चर दे रहे हैं, सिवैयां भेज रहे हैं उनके घर में। ये सत्ता का संघर्ष चल रहा है प्रदीप जी, योगी बनाम मोदी। योगी को ये लग रहा है कि मैं जितनी कड़वी बातें करूंगा, जितनी आक्रामक बातें करूंगा, मुसलमानों के खिलाफ बोलूंगा, उतनी मेरी संभावनाएं ज्यादा बनेंगी और हिंदुओं का ध्रुवीकरण होगा। अगर मोदी ये समझ रहे हैं कि मैं जहां पहुंच सकता था वहां पहुंच गया हूं और अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है, कम से कम जो पसमानदा मुस्लिम है, मुस्लिमों का जो ओबीसी का तबका है, उसमें ये जेस्चरिंग उनकी होगी कि वो मस्जिदों में भेज रहे हैं लोगों को। 32,000 उनके कार्यकर्ता मस्जिदों में जाएंगे और वो चिन्हित करेंगे किन लोगों की मदद करनी है। आप देखिए, एक तरफ तो ये चल रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ योगी की भाषा कतई मुस्लिम के खिलाफ है, बहुत आक्रामक है। तो इन दोनों के बीच भी प्रतिस्पर्धा चल रही। कुल मिला के बहुत कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में हो रही हो अपने नंबर बनाने की, या मोदी जी या योगी के बीच हो रही हो। और इसके अलावा इन्होंने और कोई काम करना नहीं है, ये भी तय है। योगी जी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मोदी के बाद, जैसे कल आपने कहा था ना, हु आफ्टर मोदी, जी। तो वो खुद को प्लेस कर रहे हैं वहां पे कि उनके बाद में मैं हूं ना। चूंकि जितनी विषाक्तता, जितनी टॉक्सिसिटी उनमें है, उससे ज्यादा मुझ में है। यही तो काबिलियत है। मोदी के मतलब बाद यहाँ अगर योगी आए, यहाँ जी। यही तो एक विशेषता है। अब लेकिन जो है सवाल भारतीय, वापस अब सवाल अगर वापस राहुल जी, गांधी के आज के स्टेटमेंट पे लिया जाए, हम्म इससे पहले भी उन्होंने संसद से बाहर निकल के एक बार जब महाकुंभ पे अचानक मोदी जी खड़े हुए हम्म और उन्होंने बोला और करीब 17 मिनट उन्होंने महाकुंभ का हम्म बखान किया और तमाम क्रेडिट जो योगी जी को मिलना चाहिए था वो जो है वो पूरी बीजेपी को गया या मोदी जी खुद ले गए। यहाँ भी राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए थे लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। बाद में राहुल गांधी ये कहते रहे कि वो तो सरकार के हक में ही बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें फिर भी नहीं बोलने दिया। तो ये किस तरह की परंपरा एक गठित होती जा रही है संसद के भीतर सर, जहां विपक्ष को पूरी तरह मुंह पे टेप लगा दिया गया है। देखिए, इनका एकमात्र लक्ष्य यह है कि जो स्थापित परंपराएं हैं, जो ठीक ठाक रही हैं, उनको ध्वस्त करना है और भविष्य के लिए ऐसी परंपराओं का निर्माण करना है जिसका मुकाबला कोई आने वाला विरोधी दल भी ठीक से न कर पाए। अब ये देखना है, जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होगी, तब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो भी दल आएगा सरकार में या दलों का जमघट आएगा, वो किस तरह का व्यवहार करेगा। क्योंकि अभी तक तो ये परंपरा थी, भाजपा के सामने तो मतलब एक नई नई तरीके से सरकार में आए थे, लेकिन अब जो है ना, जो अब वो दोबारा से आएंगे वो लोग, अगर वो भी इसी प्रतिशोध की भावना से या इसी आक्रामकता से, इसी एग्रेशन के साथ राजनीति करेंगे, तो इस देश का तो भला होने वाला नहीं है किसी भी रूप में। तो इतनी चीजों को बिगाड़ दिया जाएगा। और नई परंपरा अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते वो अच्छी हो, स्वस्थ परंपरा हो, आप अपनाइए जी। उनको। अब मोदी जी क्या कहते हैं कि लोकतंत्र की आलोचना, और लोकतंत्र का बिल्कुल चोली दामन का रिश्ता है, लोकतंत्र की जीवंतता केवल आलोचना से आती है। लेकिन है क्या व्यवहार में? कोई आलोचना करके तो देखे। उसका देख लिया ना कॉमेडियन का क्या हाल हुआ है। तो इनकी मुझे कथनी और कथनी में, इनके बोलने में बहुत फर्क है। ये इनको आप वही फेस वैल्यू भारतीय तो नहीं जनता दे सकते। पार्टी है सर। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। मुझे याद आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी सदन में अपना बहुमत नहीं साबित कर पाए थे और जब लालू प्रसाद यादव का एक अभी भी वायरल होता है, वो कई बार आता है सामने, वो एक एक स्टेटमेंट था कि आपको जो है आप प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, अब देश ने आपको बना दिया लेकिन अब आप पीछा छोड़िए, और बड़े पीछा खिलखिला छोड़िए। के जी, बड़े खिलखिला के जो है वाजपेयी साहब उस समय हंस रहे थे। ये देखिए, वाजपेयी और मोदी में बड़ा फर्क है। वाजपेयी जी। नो डाउट उनमें टॉलरेंस ज्यादा थी। वो जी। एक ऐसे दौर से निकले थे नेता, नेहरू कालीन भारत था वो उस समय, कि उनको आलोचना सहने की आदत थी, वो विचलित नहीं होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी हर आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। उनको ये लगता है कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डिवाइन हूं, मेरे पे किस तरीके से हमला हो गया। तो उनकी बर्दाश्त का मादा नहीं है इनका बिल्कुल भी। ये तो आपने इनके भाषण देखे ना, वो कहते हैं कि अगर मोदी अपनी पे आ गया तो तुम्हारी हम्म। 7 पुस्तकों को, ये भाषा है प्रधानमंत्री की। और एक अकेला सब पे भारी। हाँ, अरे ये बताओ ना, सौगाते मोदी क्या होता है? सौगाते भारत सरकार होना चाहिए ना। जी। तो एक इतना एक पर्सनैलिटी कल्ट जो चलाया, राशन के आपके जो थैले उन पे आपकी फोटो छपी हुई है, अब आप सौगाते मोदी हो गया।
तो एक इतनी व्यक्तिपरक राजनीति मोदी करते हैं कि अटल जी की राजनीति से वो कतई भिन्न है। अटल जी जी फिर भी बहुत सहिष्णु थे, लेकिन अब तो जो भारतीय जनता पार्टी का वो कहते थे ना चाल चरित्र चेहरा, वो पिछले वाला तो जब ये चर्चा होती थी वो सब खत्म है। अब कहते थे पहले कि पार्टी विद डिफरेंस, अब आप कहेंगे कि डिफरेंट पार्टी। तो सर आखिरी इसमें सवाल यही यही आपसे कि अगर इस तरह से संसद में जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, अगर विपक्ष को इसी तरह बंद रखा गया और ना बोलने का मौका या बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो फिर किस तरह की एक इमेज संसद को लेके राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की बनने जा रही है, और क्या इसको लेके विपक्ष की ओर से या सत्ता पक्ष की ओर से कोई एक एक जो गतिरोध बना हुआ है, जो विपक्ष को या विपक्ष के नेता को पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि बिल्कुल बोलने नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं कि 7-8 दिन से तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि टी शर्ट को लेके जो है ओम बिरला ने सवाल तक उठा दिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो किस तरह की एक इमेज भारत के लोकतंत्र की बनती हुई दिख रही है? देखिए, इमेज ये है, मुझे नहीं लगता कि जैसे मोदी जी कहते थे कि द वर्ल्ड इज वॉचिंग, पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया की नजरें टिकी हुई है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कोई हमारे बारे में चर्चा भी कर रहा है, कहीं सोच भी रहा है। और अगर कहीं कुछ लोग देख भी रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको निराशा होगी इस बात की कि आप इसको नॉर्थ कोरिया बनाने जा रहे हैं, रूस बनाने जा रहे हैं, चाइना बनाने जा रहे हैं, वहां तो आवाज होती नहीं है विपक्ष की, आप वही जी सारा माहौल यहाँ बना रहे हैं। तो कोई भी लोकतांत्रिक देश, चाहे वो यूरोप का हो, पश्चिमी यूरोप का हो, या अमेरिका का हो, या कनाडा वगैरह हो, वो हमारे लोकतंत्र के बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखते। और जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी, बिल्कुल कहा जा रहा है कि एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी इंडिया में है। तो लगातार लोकतंत्र की जो हमारी पोजीशन है वो निरंतर गिरती जा रही है, ह्यूमन राइट वाली गिरती जा रही है। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आती हैं उन सब में भारत लगातार पिछड़ रहा है। तो विदेशों में तो ये स्थिति है पूरी तरीके से, लेकिन मैं कहता हूं कि विदेश से ज्यादा ये चिंता हमारे यहाँ होनी चाहिए। पर एक आप देखिए कि सदन में, संसद में अब जो बहस का स्तर है वो कितना गिर चुका है। पहले जी जिस समय एक दौर था कि जब राम मनोहर लोहिया या किशन पटनायक जैसे लोग, मधु लिमे जैसे लोग बोलते थे सदन में, तो पूरा देश बड़े ध्यान से सुनता था और वो पूरी तैयारी के साथ जाते थे। आज भी मनोज झा जैसे लोग हैं राज्यसभा में जो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर आप बोलने का, संवाद का माहौल ही नहीं पैदा होने देंगे, तो कैसे इस तरह की चीजें बाहर निकल के आएंगी? तो अब तो चारों तरफ डिक्लाइन है, गिरावट का दौर है। वो सदस्यों की जो योग्यता है, जो उनकी भाषण की क्षमता है, उसमें भी कमी आई है। और उधर से जो सदन की मर्यादा या जो उच्च मापदंडों को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेवारी थी जो सदन के अध्यक्ष की, उसमें भी पतन हो रहा है। तो चारों तरफ पतन ही पतन है। और इसका क्या हल होगा? हल इसका तो देखिए, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको ही निकालना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष वहीं बैठते हैं, उनके चैम्बर में जाते भी हैं ये अभी सबसे प्रियंका जी और महत्वपूर्ण राहुल ये जी। जिस्ट है आज की चर्चा का। ये निश्चित तौर जी, पे जिस्ट की ये समस्या जो है उसका हल उन्हीं लोगों को निकालना चाहिए जो समस्या क्रिएट कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल। यही है, यही होना चाहिए, और कोई तरीका ही नहीं है। या फिर जनता करेगी, अगर जनता बहुत गंभीर है, अगर उन्हें लगता है कि भई इस तरह से देश नहीं चलेगा, तो जिन्होंने 240 पहुँचाया है, तो हो सकता है वो 140 पे पहुँचा दें, तो अपने आप ही चीज़ें सामान्य हो जाएँगी या सामान्य निश्चित होने तौर की पे दिशा में बढ़ विपक्ष जाएँगी। जी निश्चित तौर पे विपक्ष सदन में अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन अगर विपक्ष को मौका नहीं मिलता है तो फिर सदन के बाहर बोला जाता है, फिर उसको लेके सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि जी, जी। सरकार में अब या संसद में अब विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये भी इस समस्या का हल करना भी उन्हीं लोगों के हाथ में है जो समस्या क्रिएट कर रहे हैं। ये डॉक्टर सतीश त्यागी साहब ने जी, कहा है। बिल्कुल। और दोस्तों, डॉक्टर साहब की टिप्पणी आपको कैसी लगी, विश्लेषण विवेचना ये कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।